नमस्कार। ऋषा आईएएस की तरफ से आप सबका मैं सीएल शाह, करेंटली वर्किंग एज आईएएस एलाइड ऑफिसर। प्री और मेंस और इंटरव्यू को कंबाइंड करते हुए जो डेमो क्लास चलाया जा रहा है इंडियन पॉलिटी पे, उसी की निरंतरता में आगे बढ़ेंगे हम और आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इस कोचिंग को ज्वाइन करें। अभी मेरा इंटरव्यू किसी सीनियर पद के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, वहाँ से मैं आपके बीच आया हूँ। मैं जस्ट ऐसे ही बताना चाह रहा था कि इंटरव्यू बोर्ड में 6 लोग थे और करीब 45 मिनट इंटरव्यू चला। और इंटरव्यू की खास बात ये थी कि उन्होंने जो भी सवाल जवाब और हमारा व्यू पूछा वो सब एम्पायरिकल था। आप अपने आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं, आप क्या करेंगे, आपको क्या लगता है, इसमें समस्या क्या है, आपको क्या लगता है, हर चीज़ आपके अपने नज़रिए से मौलिकता चाहिए। तो ये चीज़ बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके अपने ओरिजिनल आइडियाज़ जो हम डेवलप करा रहे हैं वही काम आएगा, न कि किताब में लिखी लिखाई रटी हुई बात। तो सीधे आते हैं चैप्टर पे। कॉन्स्टिट्यूशन ये सामाजिक न्याय तक हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। इंटरनेशनल रिलेशन आगे इस चैप्टर को डिटेल में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इवोल्यूशन और स्पेसिफिक फीचर, बैकग्राउंड, उसका दूसरे देशों के संविधान से तुलना, और वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लेवल पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की आज की डेट में क्या स्टेटस है वो चीज़, और तमाम जो अमेंडमेंट हो चुके हैं बहुत सारे, उसमें क्या क्या जो है चीज़ें जो है समाज के लिए उपयोगी है और क्या उसका रोल है। तो ये संविधान में ये सब बातें आएगी। तो हम शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना से। इसको आप भी रट लीजिएगा। रटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार पीसीएस में क्वेश्चंस आया हुआ है। वो कहाँ गया? इसको इस पे ये ना ये दिए है। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है आपको भी रटना पड़ेगा। जैसे हमने एमपीपीसीएस के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन हमने देखा था पॉलिटिकल साइंस में। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ छूट गया है, भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार व्यक्ति की विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और एकता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दिनांक 26/11/1949 को आत्मर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। ये है, इसको रट लीजिएगा। इसको रटने से बहुत फायदा, कई बार ये आता है प्रस्तावना लिखिए।
अब इसमें इतने सारे शब्द हैं जो टेक्निकल टाइप के हैं, उसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तो पूरी पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट है भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ, उसको आपको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। तो ये खाली रटना जरूरी नहीं है, बल्कि इसके मीनिंग को जानना जरूरी है, और जिससे आपकी पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस के ऊपर कंप्लीट हो सके। अब देखिए, हम भारत के लोग, एक वर्ड ये है, मतलब जो है आप विदेशी नागरिकता वाले व्यक्ति से आप नहीं उम्मीद कर सकते ना। हम भारत के लोग, सिटीजन, वी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी इस देश में नागरिक है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें कोई फॉरेनर यहाँ आके रह रहा हो और उसने नागरिकता नहीं ली हो तो वो भारत के लोग में नहीं आएगा। तो बड़ा क्लियर है, भारत के लोग जो यहाँ के नागरिक हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि हम किसी दूसरे देश के अधीन नहीं हैं और ना ही हम दूसरे देश के द्वारा शासित हो रहे हैं। हम जो है स्वर्ण है, प्रभुत्व है, संपूर्ण प्रभुत्व है, जिसमें हमें अपनी मर्जी से नियम बनाने और उसको लागू करने की आज़ादी है। हमारे संविधान में, हमारी व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। हम उसके रिकमेंडेशंस या उसकी अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करेंगे। तो हम जो है प्रभुत्व संपन्न है, हम अपना डिसीजन, हम अपना लॉ, हम अपना एक्ट खुद बनाएंगे, ये है इसका मतलब। क्योंकि हम जो है अपने से, अपने के द्वारा, बाई प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा प्रजा का लोकतंत्र है। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब जो स्वयं के अधीन हो, स्वयं के अधीन हो, ध्यान रखिएगा, दूसरे के अधीन ना हो। और स्वयं के अधीन होने का अभिप्राय ये है कि आप ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगे जो गैर कानूनी हो। आप स्वतंत्र है, आज़ाद है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है निरंकुश हैं, आप ऐसा कोई काम कर नहीं सकते जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो। तो आप स्वाधीन है, अपने अधीन है। तो भारत जो है प्रभुत्व संपन्न है, क्योंकि दूसरे देशों का इस पे कोई वो नहीं है, कंट्रोल। अगला वर्ड है समाजवादी, सोशलिज्म। समाजवादी व्यवस्था को एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो ये है कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा इस पे सटीक बैठता है। हम लोग समाजवादी व्यवस्था को प्रमोट करते हैं, न कि साम्यवादी व्यवस्था को। कम्युनिज्म क्या होता है ये इंग्लिश में? कम्युनिज्म। जो वामपंथी, जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, ये सब जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है वो साम्यवाद है। और समाजवाद और साम्यवाद में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट का अंतर है, और वो पॉइंट है कि सबका साथ सबका विकास, सबको समान अवसर मिले, परंतु वो कैसे मिलेगा? बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी वर्ग संघर्ष के, बिना किसी झगड़ा फसाद के, बिना किसी बुलेट के। और जब इसमें वर्ग संघर्ष और हिंसा आ जाता है, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, ये है साम्यवादी विचारधारा। ये नहीं चलता देश में। यहाँ क्या चलता है नारा?
वो नारा है, पूरे मन से करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। ये विचारधारा चलती है देश में। ये विचारधारा नहीं है कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो और उसके लिए आप संघर्ष करेंगे, वायलेंस करेंगे, ये एक्सेप्टेबल देश में नहीं है। तो मार्क्सिज्म लेफ्टिस्ट विचारधारा थी। तो दोनों में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, और वो एक चीज क्या है, दोनों को पाने के लिए साध्य जो है, एंड जो है वो कॉमन है दोनों में, लेकिन इसको पाने के लिए जो साधन है वो दोनों का अलग अलग है। एक का साधन है हिंसा, वायलेंस, दूसरे का नॉन वायलेंस। लक्ष्य दोनों का समान है, लेकिन साधन एक का हिंसक है, एक का नॉन वायलेंस है। तो समाजवादी का मतलब आप समझ गए, सबका साथ, सबका विकास और सबको समान अवसर, ये सब चीजें मिले, कोई भूखा प्यासा ना रहे, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, सबको जो है अवसरों की समानता मिले, सब पढ़े लिखें, कोई वर्ग विभेद नहीं हो, ये है समाजवाद। उसके बाद एक वर्ड है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष, पहले ये शब्द था धर्म निरपेक्ष। पहले ये था धर्म निरपेक्ष, बाद में 42वें संशोधन से उस शब्द को हटा के कर दिया गया पंथ निरपेक्ष, सेक्ट। पहले ये रिलीजन था, अब सेक्ट हो गया, और इसकी इंग्लिश है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म। तो पंथ निरपेक्ष क्या है? धर्म और पंथ में थोड़ा सा अंतर आप समझ लीजिए। धर्म जो है धारण करने की अच्छी अच्छी बातें जो व्यक्ति से अपेक्षित है उसको धर्म कहते हैं। आप क्या क्या धारण करेंगे, द्रि धातु से बना है, धर्म रण्यते अक्षते। तो धर्म जो है आपको जीवन जीने की कला सिखाता है और आपको धारण करने की अनुशंसा करता है। क्या धारण करने की? जो भी जीवन में, समाज में, परिवार में, देश में अच्छी अच्छी बातें हैं उसको सिखाने का, धारण करने का वकालत करता है धर्म। और उसके दूसरा विंग हो गया पंथ। पंथ मतलब सेक्ट। सेक्ट मीन्स आपके द्वारा की जाने वाली कर्मकांडीय रिचुअल्स जो आपके दैनिक जीवन में संचालित होता है, पूजा पाठ करना। तो धर्म बहुत बड़ा टर्म होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बस एक लाइन में है कि जो चीज़ धारण करने योग्य हो वो धर्म है, जो चीज़ धारण करने के लिए नहीं है वो धर्म नहीं है। पंथ क्या है? पूजा पाठ की पद्धति। यानी अभी तक आप जिसको धर्म समझ रहे थे वो धर्म नहीं है, पंथ है। उसको सेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप अपने पंथ में, नॉट धर्म में, आम जनमानस उसको धर्मी धर्म कहता रहता है, पंथ तो कोई कहता नहीं है। टेक्निकल दिक्कत है, इसीलिए उसको पंथ निरपेक्ष किया, धर्म निरपेक्ष हटा के। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप अपने तरीके से जीवन में पूजा पाठ करें, अपनी धार्मिक आज़ादी, जिस धर्म को मानना है उसको माने, चाहे आप हिंदू धर्म को माने या मुस्लिम धर्म को माने या क्रिश्चियनिटी को माने या जैनिज्म को माने या बुद्धिज्म को माने या सिंतो धर्म को माने। जिस भी धर्म को आपको मानना है मानिए, उसमें पूरा डूबिए, उसमें पूरा तैरिए, जो करना है करिए, ये आपको आज़ादी है। लेकिन
ये आज़ादी सरकार को नहीं है, शासन को नहीं है, प्रशासन को नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो कोई पूजा पाठ की पद्धति अपने कार्यशैली में ले आएगा तो उससे दूसरा जो पंथ का समूह है, व्यक्ति है, उसको बुरा लगेगा, उसको अच्छा थोड़ा ना लगेगा कि सरकार खुद ही जो है धार्मिक प्रचार करने में लगी हुई है। वो किसी धर्म को न प्रमोट करेगी न किसी धर्म को डिमोट करेगी। वो आपके ऊपर है कि आप जिस धर्म को मानना है मानिए, उसमें उसके पहलुओं को जानिए, जो करना करिए। सरकार जो है निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष, माने पंथ से, कर्मकांडीय पहलू से निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब उससे जुड़ी हुई नहीं है, अगर जुड़ी होगी तो सापेक्ष हो जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि इंद्रधनुष रंग विहीन है, रंग निरपेक्ष नहीं कह सकते। वो जो है रंग सापेक्ष है। तो सापेक्ष रिलेटिव, निरपेक्ष एब्सोल्यूट। तो कोई भी चीज सापेक्ष या निरपेक्ष हो सकती है। तो सरकार निरपेक्ष है, आइसोलेटेड है, आपको जो पंथ मानना है मानिए। वो किसी के साथ उस आधार पे, पंथ के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी और ना ही अपने शासकीय गतिविधियों में किसी भी धर्म को प्रमोट करेगी और ना ही किसी को डिमोट करेगी। अगर कुछ उसको फैसिलिटी देनी है तो सब धर्मों को एक साथ मिलके, एक साथ एक नज़रिए से देखेगी। इस पे बहुत बवाल होता है। बवाल क्या होता है वो मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि अगर सरकार या उसके अधिकारी कर्मचारी ऐसा कोई गतिविधि करें जिससे दूसरे पंथ के लोगों को बुरा लगे, तो ऐसी स्थिति में वो चीज गलत है। कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से सरकार या सरकारी अधिकारी कर्मचारी ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं करेंगे जिससे उनके द्वारा किसी विशेष धर्म का होने का पता सामने वाले को चल जाए। आप किसी दफ्तर में गए और आपने देखा कि कोई कर्मचारी अधिकारी जो है धागा बांधे हुए है या टीका लगाए हुए है या सिर ढके हुए हैं, बांधे हुए हैं सिर पे कपड़ा, या यहाँ पे गले में कुछ या हाथ में कुछ अंगूठी पहना है जिस पे किसी धर्म विशेष का प्रतीक दिख रहा है। आप किसी धर्म विशेष की पूजा अर्चना अपने ऑफिस में या सरकारी जगहों पे, पब्लिक प्लेस पे करा रहे हैं। ये सब जो है गलत है, सरकार द्वारा या सरकारी कर्मचारी अधिकारी को। आप चैम्बर में किसी देवता देवी का फोटो नहीं लगा सकते। ये पंथ निरपेक्ष देश होने के नाते ये चीज़ें बनाई गई। व्यवहार में क्या होता है वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, लेकिन पंथ निरपेक्ष होने का मतलब जो है यही है। ये बहुत गूढ़ बात है जो मैं बता रहा हूँ, आम जनमानस को पता ही नहीं है और इवन जो कर्मचारी अधिकारी उनको भी नहीं मालूम है। चंदन लगाए पूरा ललाट पे, फोटो किसी धर्म विशेष का लगाए हुए हैं, किसी उद्घाटन में पूजा पाठ करते हैं, रिबन काटते हैं, उससे पहले किसी पुजारी के द्वारा अक्षत, चंदन, रोली ये सब चढ़ाया जाता है। ये सब गलत है, लेकिन व्यवहार में होता है। इसी पे क्वेश्चन बन जाता है कि क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्ष शब्द की प्रासंगिकता सिर्फ और सिर्फ कृत्रिम है, सिर्फ आभासी है, यह किस तरीके से यथार्थवाद से कोसों दूर है? ये क्वेश्चन बन गया पंथ निरपेक्ष से रिलेट करते हुए।
तो कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकलिटी क्या है, इस पे क्वेश्चन बनेगा कि क्या व्यवहार में, व्यवहारिक के कार्यशैली में व्यवहारिक रूप से क्या भारत सरकार या जो भी राज्य या कोई भी सरकार या कर्मचारी अधिकारी शासकीय मूल प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्ष की अवधारणा को वास्तविक रूप से क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं, कैसे? तो ये तरीका जो हमने बताया वो यही है, बहुत बारीक तरीका है, लेकिन जो लीगल है वो मैंने बताया आपको। पंथ निरपेक्ष के बाद है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हुआ? बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। और ये भी कोरी कल्पना है कि प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। आपको वोट देने के बाद आपको कितनी पावर मिलती है इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र की संकल्पना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यवहारिक रूप में कैसे काम करती है? क्या ये अपने उद्देश्यों को पाने में 75 साल बाद भी सफल रही है? वोट देने के बाद तो फिर आप पीछे पीछे घूमते हैं, तो उसके बाद तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो फॉर द पीपुल तो है और ऑफ द पीपुल भी है, लेकिन बाय द पीपुल में ख़त्म है। आपके द्वारा शासन थोड़ा नहीं किया जाता, आपने तो वोट दे दिया, आपका राइट था वोट देना, वोट दे दिए, घर गए। तो ये लोकतंत्र का मतलब हमने बताने का प्रयास किया। उसके बाद है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि जिस राज्य का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राज्य है, केंद्र सरकार, तो जब किसी राज्य का मुखिया मनोनीत न हो करके जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उस देश की शासन को, सत्ता को गणराज्य बोलते हैं। भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक, इसका इंग्लिश जो है रिपब्लिक होता है। तो गणराज्य जो है, क्या हुआ कि राष्ट्रपति हमारे देश के हेड हैं, तो वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट, आप एमपी एमएलए को चुनते हैं, वो लोग वोट देते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसीलिए भारत एक गणराज्य है। ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं माना जाता, नहीं नेपाल, क्योंकि वहाँ देश का जो मुखिया प्रेसिडेंट है, राजा है, वो वंशानुगत होता है, उसका चुनाव नहीं होता। तो भारत गणराज्य है, क्यों है बताया। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस पर हम पहले काफ़ी जो है भाषण, स्पीच हो चुका है, इसको फिर से नहीं टच करेंगे। न्याय, विचार, आइडिया, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विचार हो गया, आइडिया, अपने आइडिया को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉपीराइट करा सकते हैं। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विश्वास, विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास का मतलब होता है कि नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। बिलीव क्या है? विश्वास जो है, कोई भी चीज जो न सत्य हो और ना ही असत्य हो, तो न सच्चा है न झूठा है, वही विश्वास है। धर्म हमने बता दिया कि किसी धर्म को उपासना, पूजा पाठ की स्वतंत्रता, ये हो चुका, आपको मालूम है, आपको पता है, उपासना, धर्म में उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज,
और अवसर की समता, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर कोई वैकेंसी निकली है तो उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव करेंगे तो उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है, जैसे निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, तो उसके कुछ क्लॉजेज है, आगे पढ़ेंगे। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ये क्वेश्चन आ सकता है, आता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्निटी ऑफ मैन? व्यक्ति की गरिमा से आप क्या समझते हैं? भारत में आम जनमानस में उसकी डिग्निटी स्थापित है। अब आप देखिए, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है साहब, सबको अपनी गरिमा डिग्निटी का ख्याल है, हर आदमी अपनी डिग्निफाइड लाइफ जीता है। तो गरिमा का मतलब क्या होता है? गरिमा का मतलब होता है कि उस व्यक्ति की, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, शहर का हो, गांव का हो, कहीं का भी हो, हर व्यक्ति के जीवन में सम्मानजनक जिंदगी जीने का जो राइट मिला है, उस राइट को इम्प्लीमेंट करना, उस राइट को इम्प्लीमेंट करना गरिमा है। आप कह सकते हैं कि एक्स आदमी जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने में हमें तंग करता है। तो गरिमापूर्ण जीवन का मतलब हुआ कि जिसकी सेल्फ रेस्पेक्ट हो, आत्मसम्मान हो, वो किसी के अधीन न हो, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार न करे, उसके साथ दासी की तरह व्यवहार न करे। ये सब चीज़ें अगर उसके जीवन में है तो उसे बोलते हैं गरिमापूर्ण जीवन जीना। अगर ये चीज़ नहीं है तो गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी रहे हैं। आप घर से निकले, सामने कोई बेगर आ गया, उसने पैसा मांगा, महाराज हजूर कुछ दान करिए, आपने पैसा तो नहीं दिया, साथ में उसको दुत्कार दिया, हट, फिर आ गए तुम दोबारा, तो आपका ये व्यवहार उसके गरिमापूर्ण जीवन को जीने में बाधा बना। समझ रहे हैं? आपने किसी व्यक्ति को, ट्रांसजेंडर को, एलजीबीटी को, किसी को भी अगर आप सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे। आप दुकान में गए, दुकानदार से सामान लिए, तो रेदर देन उसके ये कहने का कि बाबूजी सब मिल गया सामान, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये ना कह के अगर वो ये कहता है अरे भाई कितनी देर लगाओगे, दे तो दिया, जाओ यहां से, आपका ये व्यवहार उसकी गरिमापूर्ण जीवन जीने में बाधा बन रहा है। चौकीदार है, आप कहीं से आए और आपने देखा कि ये सो रहा है या सोने की मुद्रा में है, आपने उसे उसके जाति सूचक या उसके काम के ऊपर कटाक्ष या टिप्पणी, अपना ऐसा कुछ वैचारिक अभिव्यक्ति किया कि क्या तुम दिन भर जो है मोटे उसकी तरह जो है सोए रहते हो, कुछ नहीं करते, बकवास हो, तो ये आप उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो आपको, हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति की गरिमा को कतई ठेस न पहुंचाएं। आप सोचिए, आपके साथ ऐसा अगर कोई करता है तो आपको बुरा लगता है ना। तो ये है गरिमा। घर में माँ बाप के द्वारा बच्चों के साथ मिसबिहेव करना, उसके गरिमा को ठेस पहुंचाना है। बच्चे को मार देना, बच्चे को डांटना, बच्चे को पीटना, उसे कमरे में बंद कर देना, ये सब चीज़ें जो है, आप किसी लेबर को हायर किए हैं, एम्प्लॉय को हायर किए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि तुम दिन भर जो है गायब रहते हो, बेहुदा हो, तुम ये हो, वो हो, XYZ। तो ये सब चीज़ें आप उसे नहीं कह सकते। अगर आप कहते हैं तो आप उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गरिमा है क्या चीज़। पढ़ते तो बहुत हैं,
लेकिन गरिमा है क्या चीज़ और वो किस तरीके से समाज में किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाया जाता है या चुनौती दिया जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन न जीने के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करिए, फैक्टर्स की, या गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाने के विभिन्न स्वरूपों को रेखांकित करिए। अब देखिए बड़ा अजीब क्वेश्चन है। आप अगर आपने गरिमा ठीक से नहीं समझा है तो आप इसका आंसर ही नहीं लिख पाएंगे। बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। व्यक्ति के जीवन जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए विभिन्न आयामों की चर्चा करें, वेरियस डायमेंशंस। तो ये है हमारा स्टाइल पढ़ाने का। इसीलिए हम दावे के साथ कहते हैं कि भाई 2/3 क्वेश्चंस आने की गारंटी है हमारी, और ये मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। ऐसा आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, ये मेरा दावा है। गरिमापूर्ण जीवन कैसे जिया जाता है, उसके कौन कौन से स्वरूप हैं, उसके क्रियान्वयन के लिए क्या कोई सरकार की एजेंसी है। ये भी बड़ी अजीब बात है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आपको क्या प्रोटेक्शन मिला है, ये भी बड़ा अजीब बात है। आईपीसी 504 या उसी के आसपास के किसी सेक्शन में है मानहानि, डिफेमेशन का केस फाइल करना, तो वो गरिमा ही है। आपने कह दिया फलाना एक्स मंत्री या सांसद या विधायक या अधिकारी चोर है, तो आपके अगेंस्ट वो डिफेमेशन का, मानहानि का सूट फाइल करेगा कि इन्होंने मेरे मानहानि, मेरे सम्मान को, हमारे रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचाया है, और ठेस पहुंचाने के साथ ही मेरी गरिमा को धूमिल किया है, जो मुझे संविधान में के द्वारा प्रदत्त है। अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे बना। आप लिख ही नहीं पाएंगे जब तक आपको हम गरिमा का मतलब और स्वरूप न समझा दें, और न ही आप आज तक इस टाइप से कभी किसी ने पढ़ाया होगा। गरिमा के बाद चलते हैं राष्ट्र की एकता, यूनिटी। हर राज्य जो है, हर संघ शासित क्षेत्र जो है, राष्ट्र के साथ बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। हम सब एक हैं। एकता स्थापित करनी है, अखंडता। भारत के भूगोल, भूक्षेत्र का कोई भी भाग भारत से अलग नहीं हो सकता, अखंडता है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26/11/49 को अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित वर्ड है, मतलब इनेक्टमेंट, अंगीकृत करते हैं, मतलब एडॉप्ट करते हैं। अधिनियमित, अंगीकृत और समर्पित, ये आप 3 चीज़, अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्म अर्पित, खुद को, खुद में उसे ढाल दे रहे हैं। तो ये है आपका भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित विभिन्न शब्दावलियाँ। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या व्यवहारिक संदर्भ में करें। इस पर क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित अवधारणाओं को भारत के संविधान में प्रदत्त, उसके प्रस्तावना में वर्णित अवधारणाओं को आज के संदर्भ में मूल्यांकन करिए कि वो अपने लक्ष्य को 75 साल बाद भी कहाँ तक पा सका है। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने में भारत के संविधान किस तरीके से अपनी मंजिल को, अपने टारगेट, लक्ष्य को पूरा करने में कहाँ तक सफल रहा है। बहुत सारे सवाल इससे डिराइव होंगे,
और अगर आप इन सब शब्दावलियों को ढंग से सुनेंगे, पढ़ेंगे और खुद से भी उस पर मनन करेंगे, तब आपकी तैयारी पूरी होगी। इसको हम यहीं पे संविधान की प्रस्तावना को यहीं पे विराम देते हैं और 2 मिनट में फिर दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने मुखातिब होते हैं, और बार बार इसी अपेक्षा के साथ कि आप जितनी जल्दी हो सके नामांकन इनरोलमेंट कराएं। मिलते हैं 2 मिनट ब्रेक के बाद।